हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा आईएएस। आज का जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो है इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है यूपीएससी सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज भी ऐड कर रखे हैं और वो हम थ्योरी पढ़ने के बाद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटेन की रानी जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है, ब्रिटेन की रानी जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर ग्रांट करती हैं, जिसमें वो ये राइट्स देती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जाकर व्यापार कर सकती है। तो इस तरह से जो ब्रिटिश हैं वो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के पर्पज से इंडिया आए। In 1765, the company which till now had purely trading functions obtained the दीवानी राइट्स। देखिए, 1765 के पहले जो कंपनी थी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व थी, ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, ट्रेडिंग फंक्शंस थे उनके। लेकिन 1765 के आते आते कंपनी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ऑब्टेन कर लेती है। दीवानी का मतलब है राइट्स ओवर रेवेन्यू। तो इस तरह से अब कंपनी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती थी। तो इस तरह से कंपनी स्टार्टेड इट्स कैरियर एज टेरिटोरियल पावर। इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटनी, यहाँ पर वीक लिखा है, वेक होगा। इन 1858 in the wake of सिपाही म्यूटनी the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India। देखिए, 1858 से पहले इंडिया में कंपनी रूल था, ठीक है, कंपनी रूल कर रही थी। लेकिन 1858 में जो ये रूल करने की जो पावर है वो कंपनी से निकलकर, कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। मतलब जो ब्रिटेन का जो राजा था अब वो इंडिया में रूल करेगा। अब ये जो रूल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटेन के राजा के हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल करने की वो 14 अगस्त 1947 तक उन्हीं के हाथों में रही और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। तो इस तरह से जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में ख़त्म हो गया। विद इंडिपेंडेंस विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। देखिए, इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ, आज़ादी मिलने के साथ साथ हमें ज़रूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान की, जिससे हम कंट्री को रन कर सके, ठीक है, गवर्न कर सके, कंट्री को चला सके। तो इस पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है जो कि 1946 में बनाई गई थी। एंड ऑन जनवरी 26, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। और 26 जनवरी 1950 इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अस्तित्व में आ जाता है, लागू हो जाता है। However, various features of Indian Constitution and polity have their roots in the British rule। देखिए, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। ब्रिटिश टाइम में इंडिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिस वजह से उनको कुछ कानून बनाने पड़े, रूल बनाने पड़े, और जिसका इन्फ्लुएंस हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी देखने को मिलता है। There were certain events there were certain events in the British rule that laid down the legal framework for organization and functioning of government and administration in British India। देखिए, ब्रिटिश टाइम में वो यही कह रहा है कि ब्रिटिश टाइम में कि कुछ इवेंट्स हुए होंगे, घटनाएं घटी होंगी जिसके वजह से कंपनी को, ब्रिटिश को ऐसे रूल्स बनाने पड़े, कानून बनाने पड़े जिससे वो उन इवेंट्स को, जिससे कि वो इन इवेंट्स को हैंडल कर सकें। दीज इवेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्वालिटी, दे आर एक्सप्लेन्ड हेयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, जो कंपनी द्वारा जो बनाए गए रूल्स थे, कानून थे, हम उनको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। द कंपनी रूल 1773 टू 1858 एंड द क्राउन रूल 1858 टू 1947। देखिए, जो कंपनी रूल है वो 1773 से लेकर 1858 तक चला और जो क्राउन रूल है वो 1858 से लेकर 1947 तक चला। तो हम कंपनी रूल सबसे पहले समझते हैं। द कंपनी रूल 1773 टू 1858, जैसा कि हमने बताया
जो कंपनी रूल है वो 1773 से 1858 तक चलता है, जिसमें कि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक पहला स्टेप था जिसके माध्यम से वो कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी वो रेगुलेट कर सकते थे, उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते थे। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। देखिए, इस एक्ट ने कंपनी की जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस थे, उनको रिकग्निशन मिलती है। इस एक्ट से कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकग्निशन मिलती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कुछ फीचर्स हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, 1773 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, लेकिन जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो ये डेजिग्नेशन है इसको बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर देता है। गवर्नर ऑफ बंगाल की जो ये डेजिग्नेशन है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी बनाया जाता है जिसमें 4 लोग होते हैं। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये काम होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है 4 मेंबर्स की, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगी, डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प करेगी, ठीक है। तो द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो इस तरह से जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग है, ठीक है। 1773 में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग बनाया गया था। इट मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। देखिए, 1773 से पहले बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी और वहाँ के जो गवर्नर थे तो वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, वो अपने खुद डिसीजंस ले सकते थे। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बॉम्बे, मद्रास के जो गवर्नर थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है, ठीक है। एक तरह से कि अब वो जो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जो डिसीजंस होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से डिस्कशन करने के बाद ही लिए जाएंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता in 1774 comprising 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। देखिए, जो इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें 1 चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, ठीक है, 3 अदर जजेस, राइट। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। देखिए, इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के जो सर्वेंट्स होते हैं उनको रोका जाता है कि आप अब प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी से ब्राइब भी नहीं ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक गवर्निंग बॉडी को भी बनाया जाता है। गवर्निंग बॉडी का काम ये था कि जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ जो की जा रही हैं, जो फंक्शंस इसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और ये जो रिपोर्ट्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी। तो चलिए हम अब कुछ MCQs भी सॉल्व करते हैं।
Consider the following statement. Consider the following statement. The first Governor General of Bengal was Lord Canning. Regulating Act 1773 provided for this establishment of a Supreme Court at Calcutta, comprising of one Chief Justice and two other judges. Regulating Act 1773 made the Governor of Bombay and Madras presidencies subordinate to Governor General of Bengal. तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, जो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कैनिंग नहीं थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा कंप्राइजिंग ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड टू अदर जजेस। तो यहाँ पर टू अदर जजेस ये भी स्टेटमेंट गलत है। कितने जजेस थे? 3 जजेस थे, ठीक है, 3 जज थे, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In 1765, the company which till now had purely trading functions obtained the Diwani of Bengal, Bihar and Madras. दूसरा स्टेटमेंट है द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। तीसरा स्टेटमेंट है इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटनी द ब्रिटिश क्राउन अस्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। मद्रास नहीं होगा, यहाँ पर ओडिशा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600, ये वाला स्टेटमेंट सही है। आप लोग यहाँ पर फर्स्ट कर लीजिए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। इन 1858 इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटनी द ब्रिटिश क्राउन अस्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ओनली 2, बी वाला, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर जो हमने कहीं गलती की है, मिस्टेक की है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो गलती इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।